चलिए, आज हम कुछ विशेष नोट्स के रूप में लेकर आए हैं। विशेष नोट्स हम पढ़ाएंगे आज। और जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ाया था रेजिस्टेंस के बारे में और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बारे में। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस क्या है? वे सभी कंपोनेंट, वे सभी फैक्टर जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर करंट के फ्लो होने में हिंड्रेंस जनरेट करते हैं, उन्हें हम रेजिस्टेंस कहते हैं या रजिस्टर कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ओम्स लॉ जब पढ़ा रहे थे तो उसमें हमने रेजिस्टेंस के बारे में बात किया था, लेकिन डिफिनीशन हमने नहीं दिया। रेजिस्टेंस क्या है? वे सभी कंपोनेंट, वे सभी फैक्टर जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने में हिंड्रेंस जनरेट करते हैं, उन्हें हम रजिस्टर या रेजिस्टेंस कहते हैं। रजिस्टर और रेजिस्टेंस, रजिस्टर के वैल्यू को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर यदि बल्ब लगा है तो वह क्या है? रजिस्टर है। यदि फैन लगा है तो रजिस्टर है। यदि अदर डिवाइस कोई लगा हुआ है वो भी क्या है? उस इलेक्ट्रिक सर्किट का रजिस्टर है। जैसे थोड़ा सा देखिए इसमें, जैसे मान लीजिए कि यहां पर हमने ये एक सेल लगाया और इस सेल को हमने क्लोज सर्किट से जोड़ दिया। ठीक, अब इसमें हमें बल्ब जोड़ना है तो बल्ब क्या करेंगे? देखिए, ऐसे हमने तार को काटा और यहां पर हमने एक बल्ब जोड़ दिया। ठीक, तो बल्ब जोड़ दिया। जो करंट ऐसे सीधे जा रही थी, अब उसको कैसे जाना पड़ेगा? ये देखिए, यानी रास्ता उसे ज्यादा तय करना पड़ेगा। तो रास्ता ज्यादा तय करना पड़ेगा। जो आसानी से करंट फ्लो कर रही थी, अब उसे दिक्कत होते हुए एक लंबे रास्ते को तय करते हुए आगे की तरफ चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि रजिस्टर क्या है? बल्ब यहां पर रजिस्टर है। यानी बल्ब करंट के फ्लो होने में हिंड्रेंस जनरेट कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे? रजिस्टर कहेंगे। तो छोटे से हम जो है हेडिंग लिखते हैं और इसके बारे में हम क्लियर करेंगे नोट के रूप में। चलिए, रजिस्टर। रजिस्टर ये क्या है? रजिस्टर देखें, लिखेंगे all those component or factors which generate hindrance in flow of electric current called resistor। ठीक है। अब रजिस्टर के वैल्यू ऑफ रजिस्टर्स कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, किसी से रिप्रेजेंट करते हैं, पहले बता भी चुके हैं। रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल आर। अक्सर रजिस्टर के बारे में पूछता है
तो रजिस्टर के बारे में छोटा सा नोट्स के रूप में पूछता है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको अलग से लिखवा रहे हैं। ठीक है। आर इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई। यूनिट क्या हो जाए, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होगा, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, स्केलर होगा। यूनिट क्या हो जाएगा इसका, वोल्ट पर एम्पियर, और इसी को हम क्या कह सकते हैं, ओम। ओमेगा से रिप्रेजेंट, इसको क्या कहेंगे हम, ओमेगा कहते हैं इसको। ठीक, ओके। तो ये जो है हम रजिस्टर के बारे में ये बात किए। अब बात करते हैं 1 ओम क्या है। ठीक, छोटे छोटे टॉपिक हम लेकर आए हैं आज, छोटा छोटा टॉपिक। देखते हैं 1 ओम। वन ओम, देखिए 1 मिनट, यहां पर एक पॉइंट और जोड़ दें। बल्ब, स्विच, फैन, ETC आर ए रजिस्टर। ठीक है, ओके। अब इधर हम बात करते हैं 1 ओम। ठीक, 1 ओम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 ओम 1 वोल्ट अपान 1 एम्पियर। ठीक, इसका मतलब क्या है, डायग्राम्स के माध्यम से समझे। ये हम बना रहे हैं एक कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर, और इसके बीच हमने 1 वोल्ट की बैटरी जोड़ दिया। V इक्वल टू क्या है गया, 1 वोल्ट। ठीक, तो इसमें करंट फ्लो कर गई 1 एम्पियर। तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 1 ओम। यानी दोनों इंडो के बीच में यदि 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करें या अप्लाइड करें तो उसमें करंट कितनी जनरेट होगी, यदि 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 1 ओम होगा। ठीक है, तो बात करते हैं, लिखते हैं इसका। ठीक, इफ 1 वोल्ट potential difference applied on both end of conductor. If 1 volt potential difference applied on both end of a conductor and 1 ampere current is generated, then resistance of conductor will be 1। ठीक है, ये जो है 1 ओम का डिफिनीशन हुआ। ठीक है, अब हम बात करेंगे कुछ छोटे छोटे नोट के बारे में। ठीक है,
नोट देखते हैं। ठीक, यहां पर हमने बात किया था, देखिए कि R इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, यानी इस फॉर्मूले से निकल कर आया R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A। यदि A इक्वल टू है पाई R स्क्वायर तो R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा R स्क्वायर। ये क्या है? क्रॉस सेक्शनल रेडियस है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और ये क्या है? वायर की लेंथ है। यानी लेंथ बढ़ाएंगे, यदि दुगना करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? दुगना हो जाएगा। यदि क्रॉस सेक्शनल एरिया दुगना करेंगे तो ये जो है रेजिस्टेंस आधा हो जाएगा। यदि रेडियस क्रॉस सेक्शनल रेडियस दुगना कर देंगे तो यह जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, यानी रेजिस्टेंस जो है क्या होगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर तो इस तरह के रिलेशन तब हम देखने को, तब हम इसको कंसीडर करेंगे, तब वैलिड होगा ये रिलेशन जब जो है तार को हम यूनिफॉर्मली स्ट्रेच नहीं, मान लीजिए कि एक कापर के 2 तार ले लिए और एक तार की लंबाई 1 मीटर है और एक तार की लंबाई 2 मीटर है, यदि या ये 2 मीटर है, तो हम कहेंगे कि इस कैसे रिलेशन, ये रिलेशन के बारे में हम कंसीडर करेंगे। या जो है कहता है कि एक तार है, इसका रेजिस्टेंस जो R1 है और लेंथ जो है L1 है, और कह रहा है कि लंबाई उसकी दुगनी कर दें, यानी दुगनी मतलब जो है L2 इक्वल टू 2L1 कर दे, तो रेजिस्टेंस का वैल्यू है R2 का वैल्यू कितना होगा? तो अब हम इस रिलेशन के बारे में हम कंसीडर करेंगे, ये रिलेशन वैलिड होगा। यदि ये क्वेश्चन ये कहता है कि एक तार को खींच करके यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करके उसकी लंबाई दुगनी कर दें, इसमें हमने बात नहीं किया कि यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने की बात नहीं किया हमने, लेकिन यदि कहता है क्वेश्चन में कि तार को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर रहे हैं, एक समान रूप से खींच करके उसको लंबाई को दुगना, 4 गुना या 10 गुना कर दे रहे हैं, तब ये जो है ये रिलेशन जो है वैलिड नहीं होगा, उसके लिए दूसरा रिलेशन हमें देखना पड़ेगा। तो वही उसी रिलेशन के बारे में हम आगे बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर हम एक तार बना रहे हैं, ये देखिए, और इस तार की लंबाई दी गई है L, इसका मास, इसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस दी गई है स्मॉल r, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A दिया गया है, मास M दिया गया है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो दिया गया है और डेंसिटी D दी गई है। ठीक, और रेजिस्टेंस जो है दिया गया है R। अब जो है जानते हैं आप कि मास इक्वल टू क्या होता है, हम रिलेशन निकालने की तरफ चल रहे हैं। मास इक्वल टू क्या होता है? वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा? डेंसिटी। ये वॉल्यूम क्या होगा? V, और डेंसिटी हो जाएगी D, और मास हो जाएगा M। यहां पर देखिए वॉल्यूम इक्वल टू हम ये भी लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ इंटू डेंसिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास। वॉल्यूम के जगह पर हम एरिया इंटू लेंथ ले लिया। अब यहां पर एरिया इक्वल टू निकल जाएगा M अपान L इंटू डी। ठीक, अब देखिएगा चूंकि R इक्वल टू, सिंस R इक्वल टू क्या है? रो L बाई ए, इस वैल्यू को हम यहां पर पुट कर देंगे। देखिए क्या हमें फाइंड होता है? R इक्वल टू रो L अपान ये हो जाएगा M, ऊपर हो जाएगा L इंटू डी। देखिए M नीचे रहेगा और L इंटू डी क्या हो जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो ये हो जाएगा L स्क्वायर इंटू क्या होगा? D अपान क्या हो जाएगा? मास। ठीक,
अब क्या है, यदि तार को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, तार को हम एक समान रूप से खींच करके लंबा करेंगे तो उस स्थिति में उसके मास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि डेंसिटी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यदि कॉपर के तार को खींचेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि लंबा करेंगे तो वो जो है गोल्ड में तब्दील हो जाएगा। तो कॉपर का तार कॉपर ही का ही तार रह जाएगा। डेंसिटी को यदि हम कांस्टेंट रखें और मास तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा, तो अब क्या होगा, कौन सा रिलेशन हमें फाइंड होगा, अब देखते हैं इसको। देखिए देखिए यहां पर लिखते हैं, इफ एम रो if since wire uniformly stretched, then mass स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी क्या रह जाएगा यहां पर, कांस्टेंट। ठीक, क्लियर। अब देखिएगा, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट, तो हमें रिलेशन निकल कर आएगा, देन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए पुराने वाले में क्या था कि आर रो एल बाई ए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, एल था। तो ये तो सीबीएसई बोर्ड में यही फॉर्मूला, यही रिलेशन देखने को मिलता है। लेकिन यदि क्वेश्चन पूछता है, यही सबसे ज्यादा लाइन इंपॉर्टेंट है कि यदि तार को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया जाए, तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करेंगे तो मास, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और डेंसिटी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये कांस्टेंट कर देंगे तो आर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, एल स्क्वायर के। क्लियर। तो इस स्थिति में मान लें, इफ पहले जब हमने स्ट्रेच नहीं किया था तो उस समय जो उसकी लेंथ होगी उसको क्या मानेंगे, इनिशियल लेंथ। इफ इनिशियल लेंथ ऑफ वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1, आफ्टर एंड यूनिफॉर्मली after uniformly stretched final लेंथ L2 इक्वल टू मान लीजिएगा हो जाए NL1, यानी n गुना बढ़ा दे। यदि जो है तार को खींच करके उसकी लंबाई क्या करें, n गुना बढ़ा दे। पहले L1 था और n गुना बढ़ा देंगे, जैसे n गुना मतलब n टाइम्स, मतलब 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 गुना कर दें, 4 गुना कर दें, 5 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, तो वहां पर जो है n का मान कितना रखेंगे, 2। ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर देखें, R1 अपान R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, L1 अपान L2 का ये क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक, क्लियर। ओके। अब देखिएगा, इस प्रकार इस वैल्यू में हम रखेंगे R1 अपान R2 इक्वल टू L1 अपान L2 का होल स्क्वायर। तो ये होगा R1 अपान R2 इक्वल टू L1 के जगह पर हम रख देंगे, L1 रहेगा ही रहेगा, L2 की जगह पर क्या रख देंगे, NL1। तो ये
होल स्क्वायर होगा, 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये हो जाएगा R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान एन स्क्वायर, होल स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार R2 इक्वल टू हो जाएगा NR1। ठीक, क्लियर। ये डायरेक्ट फार्मूला हम पुट कर देंगे, ये हम करने की हमें कोई जरूरत नहीं है। यदि पूछता है कि यदि एक तार को खींचकर यूनिफॉर्मली स्ट्रेच किया जा रहा है, एक समान रूप से खींच करके उसकी लंबाई 10 गुनी कर दी जा रही है, तो उसका रेजिस्टेंस कितना गुना बढ़ेगा, क्योंकि तार को खींचेंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये मान लीजिए कि यहाँ पर पहले इनिशियल जो रेजिस्टेंस था वो 10 ओम था, और ये 10 गुना हमने बढ़ा दिया, तो 10 इंटू 10 यानी कितना हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा फाइनल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से जो है R1 और R2 में ये रिलेशन हमें प्राप्त हुआ। ये किस कब, जब लेंथ के केस में, यहां पर लेंथ हम बढ़ा रहे हैं। अब हम चलते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया के बारे में। ठीक है, तो यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे थोड़ा सा। नोट्स कंप्लीट करते चले, आपके एग्जाम के लिए सबसे बेहतर रहेगा। देखते हैं, तो ए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि एल निकालने तो ये क्या हो जाएगा, एम अपान क्या हो जाएगा, ए इंटू डी। देखिए एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा, ए और डी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब ये वैल्यू क्या करेंगे, देखिएगा आर इक्वल टू रो एल बाई ए। अब ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे। ठीक, तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा रो, और देखिए यहां पर हम एल का वैल्यू रखेंगे एम अपान ये जो है क्या आ जाएगा, ए इंटू क्या हो गया, डी। देखिए ए डी नीचे करेंगे, ए पहले से है। ठीक, तो एक ए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आर इक्वल टू हो जाएगा रो एम अपान ए स्क्वायर इंटू क्या हो गया, डी। ठीक, फिर वही काम करेंगे, सिंस वायर यूनिफॉर्मली स्ट्रेच देन एम रो एंड डी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट रहेगा, तो इस स्थिति में आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, देखिए देखिए अब क्या, देखिए वहां पर हम क्या करेंगे, देखिए ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कांस्टेंट, डेंसिटी कांस्टेंट और मास कांस्टेंट यानी अनचेंजेबल है। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। ठीक, और जानते हैं कि चूंकि ए इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू हम क्या करेंगे, यहां पर पुट कर देंगे। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाए, देखिए आर स्क्वायर यहां पर रखेंगे, देखिए पाई आर स्क्वायर का फिर क्या करेंगे, स्क्वायर। ठीक, तो इसलिए आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, आर के पावर 4, यानी क्रॉस सेक्शनल रेडियस के का आर के पावर 4 आ जाएगा। ठीक, थोड़ा सा पीछे चले तो आर इक्वल टू क्या लिखवाए थे, रो एल बाई ए। यहां पर आर इक्वल टू रो एल बाई ए के जगह पर क्या रखे थे हमने, पाई आर स्क्वायर। तो आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये देखिए यहां पर कुछ रिलेशन आ रहा है, वहां पर आर के पावर 4 आ रहा है, यहां पर आर का स्क्वायर आ। ये यूनिफॉर्मली स्ट्रेच वाली बात नहीं है। यदि क्वेश्चन में कहता है तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यदि कहता है कि
ये आईसीएसई बोर्ड वाले में आता है, आईसीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन है इसमें। तो आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चों के लिए ज़्यादा ये जो है इंपॉर्टेंट है। खैर सीबीएसई में भी जो है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वायर यूनिफॉर्मली स्ट्रेच। तो यूनिफॉर्मली स्ट्रेच होगा तो एम, रो और डी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। उस स्थिति में इस तरह का रिलेशन हमें देखने को मिलेगा। इफ इनिशियल लेंथ के जगह पर हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे अब क्रॉस सेक्शनल रेडियस, क्रॉस सेक्शनल रेडियस इक्वल टू क्या हो गया, R1 एंड आफ्टर यूनिफॉर्मली स्ट्रेच फाइनल क्रॉस सेक्शनल रेडियस R2 इक्वल टू हो जाएगा R1 अपन क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। ठीक है ठीक, आगे चलते हैं। तो देखिए, तो इनिशियल क्रॉस सेक्शनल रेडियस क्या हो गए, R1, यानी जब तार को स्ट्रेच नहीं किए थे तब उस समय की स्थिति में इनिशियल क्रॉस सेक्शनल रेडियस क्या हो गया, R1 था। और यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने के बाद फाइनल क्रॉस सेक्शनल रेडियस R2 हुआ, तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 अपान N। यानी यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करने की स्थिति में उसकी रेडियस कम होगी। तो क्रॉस सेक्शनल रेडियस कम होगी, तो यहां पर देखिए कम होगी, तो ये R2 इक्वल टू क्या हो गया, R1 अपान N। तो यहां पर हम देखिए, यहां पर जो रिलेशन हमने निकाला था कि R इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R के पावर 4 या R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपान R के पावर 4। यदि हम इसके रिलेशन को देखेंगे तो R1 अपान R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, R2 अपान R1 का पावर क्या हो जाएगा, 4। थोड़ा सा इसको सही तरीके से लिखें, नोट्स में लिखना है, नोट्स में कंप्लीट करना है, तो थोड़ा सा इसको लेके चलेंगे। ठीक, यहीं पर हम कंप्लीट करते हैं। देखिए यहां पर हम लिख देते हैं, इसको यहीं पर लिख दीजिएगा, R1 अपान R2 इक्वल टू R2 अपान R1 का पावर हो जाएगा 4। ठीक, जगह नहीं था, यहीं पर हम कंप्लीट कर दिए। तो अब क्या करेंगे, देखिए यहां पर क्या होगा, R2 अपान क्या हो जाएगा, R1 का पावर क्या हो जाएगा, 4। ओके, अब देखिए ये R1 का ये R1 को R1 रहने दीजिए, R2 का वैल्यू क्या हो गया, R1 बाई N। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, वैल्यू पुट करेंगे यहां पर। तो देखें यहां R2 ऐसे रहने दें और R1 की जगह पर R2 की जगह पर हम R1 बाई N और R1 को R1 ही रहने दें और पावर 4 कर दिया हमने। ठीक, R1 से R1 क्या हो गया, कैंसिल। तो ये R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान N के पावर क्या हो गया, 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए फिर से एक लाइन हम बढ़ा देते हैं, R1 अपान R2 इक्वल टू 1 अपान N के पावर 4। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा R2 इक्वल टू R1 N के पावर क्या हो गया, 4। इस तरह से ये रिलेशन हमें फाइंड हुआ। ठीक, ओके, इस तरह से हमें ये रिलेशन जो है फाइंड हुआ। ठीक, यानी यदि जो है हम यदि कहता है कि यदि तार को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करके उसकी रेडियस 10 गुना कम कर दे रहे हैं, रेडियस देखिए पहले R1 था और दूसरा हो गया R2, तो R1 का ये देखिए R1 बाई N लिखा है, मतलब कि रेडियस कम होगी। तो रेडियस जो है 10 गुना या 4 गुना कम कर दे रहे हैं, तब रेजिस्टेंस कितना होगा, तो 10, यदि मान लीजिए रेडियस 2 गुना कम हो रही है तो ये 2 N की जगह पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 का पावर क्या करेंगे, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2,
दो दूनी के 4 दूनी 8 नहीं 16, यानी 16 यहाँ पर लिखेंगे। 16 और R1 कोई वैल्यू दिया गया रहेगा तो उसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से जो है हमें फाइनल रेजिस्टेंस जो है फाइंड हो जाएगा। तो ये रहा आपका जो है एक विशेष नोट्स के रूप में हमने रिलेशन रेजिस्टेंस और लेंथ के बीच और रेजिस्टेंस और क्रॉस सेक्शनल रेडियस के बीच हमने रिलेशन दिखाया। कब? जब जो है तार को यूनिफॉर्मली स्ट्रेच करेंगे तब। ठीक है, तो हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखिए क्या लिखा है। वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। हमने इसके पहले भी बात किया था कि ओम्स लॉ के केस में कि जो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, टेम्परेचर घटाएंगे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी घटेगी। लेकिन ओम्स लॉ केवल हमने बात किया था, ओम्स लॉ केवल किसके लिए वैलिड है? मेटालिक कंडक्टर के लिए। मेटल के लिए जो है जितने भी मेटल है वो कंडक्टर होते हैं, तो मेटालिक कंडक्टर के लिए ओम्स लॉ वैलिड है। तो पहले हम बात करते हैं, क्योंकि इसमें लिखा है वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर, तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर निर्भर करती है। लेकिन मेटल कैसे टेम्परेचर पर निर्भर, मेटल का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे वैलिड डिपेंड करता है, और सेमीकंडक्टर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, एलॉय का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है, और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर कैसे निर्भर करता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो पहले हम लेकर चल रहे हैं मेटल। ठीक है, चलिए फॉर मेटल। ठीक, तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मेटल का टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। क्यों? ऐसा क्या कारण है? क्योंकि मेटल सबसे अच्छा इलेक्ट्रिक करंट का कंडक्टर होता है। और क्यों? क्योंकि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे फ्री इलेक्ट्रॉन की मूवेबिलिटी तेजी से बढ़ती है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लगातार कोलाइड्स करते हैं, और ये कोलिजन के कारण ही रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इसकी बढ़ जाती है। ओके, चलते हैं। ठीक, ये हो गया। यदि ग्राफ हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं टेम्परेचर और रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो मेटल के लिए कैसा ग्राफ आएगा? ये देखिएगा, ये ग्राफ आता है। ठीक, और यहां पर ये देखिए 0 डिग्री केल्विन पर, 0 डिग्री केल्विन पर इसका मेटल का रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी क्या होता है? 0 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां से ग्राफ स्टार्ट होने का मतलब क्या हुआ कि इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी 0 डिग्री केल्विन पर 0 होता है। ये किसके लिए वैलिड है? फॉर मेटल। ठीक, अब जो है फॉर मेटल, तो मेटल का जो है यदि हम बात करें एट 0 डिग्री, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, एट 0 डिग्री केल्विन टेम्परेचर रो इक्वल टू हो जाएगा 0 फॉर प्योर मेटल, और प्योर मेटल। ठीक, अब जो है यदि हम एक क्वेश्चन और आता है कि टी डिग्री केल्विन पर और 0 डिग्री केल्विन पर, टी डिग्री केल्विन पर और 0 डिग्री केल्विन पर रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बीच क्या रिलेशन होता है? तो देखिए
T degree Kelvin and 0 degree Kelvin. Relation in between देखें थोड़ा सा इसको, रो टी एंड रो जीरो एंड आर टी एंड आर जीरो। इधर थोड़ा देखें, रिलेशन in between rho t and rho zero and RT and R0। ठीक, तो क्या हो जाएगा, RT इक्वल टू होगा R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। ये रिलेशन हमें मिलता है। ठीक, यदि हम देखें, यदि रोटी के देखेंगे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये क्या है, T डिग्री केल्विन पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये 0 डिग्री केल्विन पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, T डिग्री केल्विन पर रेजिस्टेंस, 0 डिग्री केल्विन पर रेजिस्टेंस। तो यहां पर रोटी इक्वल टू हो जाएगा रो जीरो 1 प्लस अल्फा रो माइनस रो जीरो। ये भी रिलेशन, इस पर भी क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, लेकिन ये जो है रिलेशन पूछे जाते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए लिख दे रहे हैं हम, वेयर आर टी इक्वल टू रेजिस्टेंस एट टी डिग्री केल्विन। ध्यान रखिएगा, रो जीरो रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री केल्विन और रो टी इक्वल टू रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एट टी डिग्री केल्विन, टी डिग्री केल्विन, रो जीरो रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस 0 डिग्री केल्विन। ठीक, अब दूसरा देखिएगा, रिलेशन, ये ज्यादा पूछा जाता है, रिलेशन in between RT and R0 when temperature in डिग्री सेल्सियस। यहां पर क्या होगा, when temperature in Kelvin। ठीक, क्लियर। यहां पर क्या होगा, आर टी इक्वल टू होगा R0 1 प्लस अल्फा टी। यही रिलेशन ज्यादातर पूछा जाता है। ये जो है ये आर टी इक्वल टू वेयर, आर टी इक्वल टू क्या होगा, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस और R0 रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक, तो इस तरह से जो है ये जो है, यहां पर अल्फा भी लिख दीजिए, अल्फा ये हो जाएगा कोफिशिएंट, ये जो है अल्फा क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट। ठीक, अल्फा, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर डिग्री सेल्सियस। ठीक,
ये जो है खत्म होता है। आगे हम बात करते हैं, ये तो मेटल के केस में वेरिएशन इन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी विद टेम्परेचर। तो पहला हमने बात किया था कि मेटल के बारे में बात करेंगे, और दूसरा क्या हम करेंगे, एलॉय के बारे में। ठीक है, तो आप चलते हैं हम एलॉय की तरफ। चलिए, तो यहां पर जब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं फॉर एलॉय, एलॉय के, एलॉय क्या है, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, मिश्र धातु, यानी दो या दो से अधिक मेटल जो है जब मिक्स किए जाते हैं तो एलॉय का फॉर्मेशन होता है। तो एलॉय के केस में एलॉय का जो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी होता है वो टेम्परेचर पर फ्यूली डिपेंड करता है। तो हम लिख देंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, resistance and resistivity vary weakly depends upon temperature, टेम्परेचर। ठीक है, अब जो है यदि ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, इफ ग्राफ इज प्लॉटेड इन बिटवीन रो या आर या रो एंड टेम्परेचर, then graph obtain is as follow। ठीक, ग्राफ बना देते हैं। ठीक, ठीक, ओके, ये ग्राफ हुआ किसके लिए, फॉर एलॉय के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके लिए, एलॉय को हम बात करते हैं तीसरा, सेमीकंडक्टर, तीसरा फॉर सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ठीक, अब देखिए यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के केस में रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी टेम्परेचर पर इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा टेम्परेचर के, और रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। ठीक है, यानी टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी भी क्या होगी, कम होगी। यदि ग्राफ प्लॉट करते हैं, इफ ए ग्राफ प्लॉटेड इन बिटवीन आर या रो एंड टेम्परेचर, then graph obtain is as follow। ठीक है, देखिए ग्राफ हम बनाते हैं, यहां पर देखिए 0 डिग्री केल्विन पर कुछ इसका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, किसका, एलॉय का। ठीक, यहां पर देखें, ये जो है टेम्परेचर रखेंगे एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी रखेंगे। यहां पर 0 डिग्री केल्विन पर इसका मैक्सिमम, यहां पर देखिए, यहां पर मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक,
और जैसे जैसे टेम्परेचर देखो, जैसे जैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होता जाएगा, जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी लगातार क्या हो रही है, घट रही है। कोई भी सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होता है, यानी कोई भी सेमीकंडक्टर 0 डिग्री केल्विन पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। आप 12th क्लास में जाएंगे तो वहां पर सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के 2 मेथड पढ़ना है। कौन कौन से, बाई इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड बाई मिक्सिंग इम्प्योरिटी। तो यहां पर टेम्परेचर के केस में हम बात कर रहे हैं, तो कोई भी सेमीकंडक्टर है 0 डिग्री केल्विन पर उसका रेजिस्टेंस मैक्सिमम होगा, रेजिस्टिविटी मैक्सिमम होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 0 डिग्री केल्विन पर रेजिस्टेंस 0 डिग्री केल्विन पर सेमीकंडक्टर बिहेव एज ए insulator, but by increasing the temperature its resistance and resistivity continuously decrease। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास जब हम लेकर आएंगे तो उसमें हम रजिस्टेंस के या रजिस्टर के कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात करेंगे, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। ओके, थैंक यू वेरी मच।